Good evening, everyone. Can everyone hear me? Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Okay, तो चलो अपने क्लास शुरू करते हैं। और आप लोग सब ठीक ठाक हैं? पहले ये बताइए। Yes, sir. Yes, sir. Okay, you people are safe from COVID and Corona, whatever you call it as. ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। एक बार इंट्रोड्यूस कर लेते हैं आप लोगों को। अर्नव कटारिया। Yes, I can see two same kind of name, Arnav and Pranav. तो पहले मैं अर्नव की बात कर रहा हूँ। अर्नव कटारिया, Yes, sir. is it your first class? No, sir, second. I attended your previous class. Okay, good. चलो फिर Pranav, Yes, sir. is this your first class Yes, sir. with me? Okay, where are you from? Sir, Noida, Greater Noida. Greater Noida. Okay, स्कूल की क्लासेस स्टार्ट हुई हैं अभी? 11th Yes, sir. हो रही हैं थोड़ी बहुत. थोड़ी बहुत हो गई हैं, ठीक है। स्कुंड, Yes, sir. Sir, it's Skand. अच्छा ओके, स्कुंड। आप कहाँ से हैं सर? Sir, Greater Noida. ओके, सेम स्कूल, प्रणव वाला Yeah. स्कूल? No, Okay. मैं like TPS में. Sir, Okay, I'm in Mayur, sir. Mayur, Noida. Okay, Pranav is in Mayur, Noida, and you are in DPS. DPS, Greater Noida. Okay, and Surat Shiromani. Good evening, sir. I'm Surat Good evening. Sharma and I'm living in Noida Extension. Noida Extension. मतलब all three of you are from Noida and from different schools of Noida, right? Yes, Surat, sir. तुम कैसे स्कूल में हो? So, APH International School, Greater Noida. APJ इंटरनेशनल स्कूल। ओके, सूरत से APJ, ठीक है। ओके, तो चलिए सर, आप लोगों ने साइंस लिया है या आप लोगों ने साइंस लेना है, और आप लोगों की किसी की क्लास स्टार्ट हो गई होगी या किसी की क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो जो भी हो पढ़ना तो है ही है सर, है ना? अपना काम तो करना ही है। ये हम पैंडेमिक के चक्कर में पढ़ना बंद तो नहीं कर सकते, बिकॉज अगर पढ़ने में अगर आप ब्रेक लगा देंगे तो फिर ऐसा नहीं होगा कि फिर जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको सारी चीजें फिर समझ में आनी शुरू हो जाएगी या पढ़ने का बिल्कुल मजा मन बन जाएगा। जब भी स्टार्ट करेंगे तो मन बन जाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसलिए देयर शुड नॉट बी एनी सॉर्ट ऑफ ब्रेक इन योर स्टडीज, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। तो चलिए सर, आज हम लोग बिल्कुल बेसिक, आज का जो लेक्चर है दैट इज वेरी बेसिक लेक्चर। इसमें कुछ डेफिनेशन वगैरह अपन समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज अब देखो इसका जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, ये चैप्टर स्टार्ट्स फ्रॉम यूनिट सिस्टम एंड मेजरमेंट, इन विच यू विल बी हैविंग basic definitions of unit, what is system of unit and which system of unit do we follow in India, ठीक है? और उसके बाद why do we follow that, उसके बाद different units of length, different units of mass, है ना? इस तरह के कुछ डिस्कशन करेंगे। एंड how do we convert radian into degree, degree into radian, that is the unit of angle basically। तो ये सब कुछ बेसिक बातें हैं जो डेफिनेशन टाइप की चीजें हैं, एक दो कन्वर्जन टाइप की चीजें हैं। मतलब इफ यू हैव टू कन्वर्ट 20 kilometer per hour into meter per second, how will you approach or how will you convert, ठीक है? What are other units of length, what are other units of mass? जैसे हम सुनते हैं कि मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ और सेंटीमीटर, तो सिमिलरली लार्ज स्केल पे वी इवन हैव लाइट ईयर्स, वी इवन हैव पारसेक, ठीक है? तो इस तरह की चीजें हैं सर जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। बहुत बच्चों वाली चीजें हैं, बट इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज ये कहीं ना कहीं हर पूरी साइंस में ये चीजें यूज होती रहेंगी। यूनिट का कन्वर्जन आपको हर जगह इन्वॉल्व होता रहेगा, वेदर यू स्टडी फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है? तो इसलिए ये चीजें हमें आनी चाहिए, मतलब ये यूनिट्स हमें कुछ यूनिट्स हमें पता होने चाहिए, ठीक है? दूसरी बात इसी में आएगा एक चैप्टर डायमेंशनल फॉर्मूला एंड इट्स एप्लीकेशन, एंड द थर्ड पार्ट ऑफ दिस वुड बी एरर्स, ठीक है? एंड हाउ डू वी मेजर एरर इन गिवन इक्वेशंस। तो ये तीन चीजें हैं या तीन पार्ट है इस चैप्टर का। पहला बहुत बेसिक पार्ट है विच इज बेस्ड ऑन डेफिनेशन काइंड ऑफ थिंग। डायमेंशनल फॉर्मूला इज आल्सो नॉट वेरी डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि वो बेसिकली आसान ही है, उसमें भी कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन सच नहीं है। एरर्स में भी उतना ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बट ठीक ठाक वो भी टॉपिक है। और ये जो दोनों टॉपिक मैंने बताया, डायमेंशनल फॉर्मूला एंड एनालिसिस एंड द एरर वाला पार्ट, इससे 11th में भी क्वेश्चन आते हैं। अगर आप डिफरेंट स्कूल्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे तो you will find that the questions from dimensional formula as well as questions from errors or
हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन डिफरेंट स्कूल इन डिफरेंट टाइम्स, ठीक है। और इससे आपके इंट्रेंस में भी क्वेश्चन आएंगे, इंट्रेंस में भी रिसेंट टाइम्स में भी क्वेश्चन आए। जैसे मैं जेई की बात करूं तो वी हैड अ क्वेश्चन इन 2019 आल्सो फ्रॉम द डायमेंशनल फार्मूला, और एरर को इन्वॉल्व करके बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया, इनफैक्ट जेई एडवांस तक में आपको क्वेश्चन मिलेगा। सिमिलरली नीट में भी डायमेंशनल फॉर्मूले पे बेस और डायरेक्टली किसी भी क्वांटिटी का वो डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ लेते हैं, या फिर वो कई बार डायमेंशनल एक्यूरेसी पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द गिवन फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इसका मतलब ये पूरा जो टॉपिक है, और मैं आपको एक बात और बता दूं कि फिजिक्स का सबसे आसान चैप्टर है, सबसे आसान है, बट इसका यूज थ्रू आउट द फिजिक्स होता रहेगा। हर जगह एरर की बात होती रहेगी, मतलब हर टॉपिक के क्वेश्चंस को एरर के साथ मतलब मर्ज किया जा सकता है, और हर जगह डायमेंशनल फॉर्मूले की बात होती रहेगी, मतलब किसी भी फॉर्मूले का डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। इसी तरह से हर जगह यूनिट और उसका कन्वर्जन यूज होता रहेगा। तो मतलब अल्टीमेटली इसका यूज पूरे फिजिक्स में है। दूसरी बात है कि इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है, वेदर इट बी जेई और इट बी नीट, हर जगह आपके इसके फॉर्म पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए सर, बेसिक डिस्कशन आज हम लोग शुरू करते हैं। और आज का मैं फिर से कह रहा हूँ कि आज का लेक्चर बहुत बेसिक है, ज्यादा डेफिनेशन टाइप की चीजें हैं, ठीक है। और इस डेफिनेशंस को हमने इसलिए जानना है क्योंकि ये सब टर्म्स हम यूज कर रहे होंगे थ्रू आउट द चैप्टर, तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू डिफाइन एवरीथिंग व्हाटएवर इज इन गिवन इन द चैप्टर, वो हम सब कुछ वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बट एक बात और मैं आपको बता दूं कि आई होप आउट ऑफ ऑल फॉर अ फ्यू some would be preparing for NEET और some would be preparing for JEE, right? सिर्फ प्लेन 11th या 12th तो नहीं करना है ना जीवन में। अर्नव, what are you aiming for? मतलब सर सिर्फ JEE, you want to crack JEE। प्रणव, आपका क्या गोल है जीवन का? सर नीट मेडिकल। नीट। स्कंद, आपका Sir, क्या बच्चे? JEE। JEE। और लास्ट वन इज सूरत। Sir, NEET. नीट। तो ऑब्वियसली मतलब you want to go for the entrance exams or you want to crack either NEET or JEE। तो एक बात मैं आपको बता दूं, देखो हम डायरेक्टली नीट या जेई के डायरेक्ट चीजों पे नहीं पहुंच जाएंगे कि भाई डायरेक्टली मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया कि भाई ये जेई में आया था यही करना है, उसके अलावा उसके पीछे बेसिक चीजों को नहीं करनी है, हमें सब करना है। हमें 11th के कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जेई की तैयारी करनी है। ऐसा नहीं है कि हम 11th के एग्जाम फेल हो रहे हो और जेई निकल जाए, मतलब हमें डेफिनेशन नहीं आती हो, हमें कुछ चीजें 11th से रिलेटेड डेरिवेशंस नहीं आता हो, हमें सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करना आता हो, ऐसा नहीं कर सकते हम, क्योंकि 11th और 12th के मार्क्स भी काउंट होते हैं, ठीक है। इनफैक्ट पूरे लाइफ में काउंट होते हैं। इनफैक्ट आप जब आप इंजीनियरिंग कर भी लेंगे तो आपको कई सारी कंपनीज के नॉर्म्स हैं, क्राइटेरिया है कि वो 11-12 का परसेंटेज देखते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपका वो जो भी इंटरव्यू और टेस्ट लेते हैं, फिर उसके बाद आपको जॉब देते हैं। तो ये कई सारे कंपनीज की ये क्राइटेरिया भी है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि भाई 11-12 में कैसे भी कर लो, मेन एम जेई है। भाई 11-12 के साथ साथ एम जेई और नीट रखना है। तो इसलिए हमें हर चीजों पे डिस्कशन करना है जो भी 11th के सिलेबस में है, और जो भी डेफिनेशन टाइप की भी चीजें, ऑल्दो उस पर क्वेश्चन बेस्ड शायद नहीं आए, बट डेफिनेशन या इस तरह की चीजों को हमें समझना है, छोड़ के आगे नहीं बढ़ना, ठीक है। तो चलिए सर, तो टॉपिक डालते हैं यूनिट सिस्टम एंड मेजरमेंट। यूनिट सिस्टम एंड मेजरमेंट, ये हमारा टॉपिक है जिस पर आज डिस्कशन करेंगे, जिसमें सबसे पहली चीज जो वी आर गोइंग टू डिफाइन इज फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहली चीज हम डिफाइन करेंगे, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी का क्या मतलब है सर, कितने टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है, इन सारी बातों को समझते हैं। देखो सर, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, तो आपने देखा है अपने अराउंड यू कैन फाइंड, मतलब आप अपने अराउंड देखो तो आपको दो ही चीजें नजर आती हैं। मतलब नजर क्या आती है, बेसिकली दो तरह की चीजों से यूनिवर्स बना है। The whole of universe is made up of only two things. One is matter, another one is energy. दो ही चीजें पूरे यूनिवर्स में। भाई जो दिखता है वो मैटर है, जो नहीं दिखता है वो एनर्जी है। अभी आजकल सुनते होंगे आप कि पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखें, नेगेटिविटी ना फैलाएं, नेगेटिव एनर्जी नहीं फैलाएं, इस तरह की बातें सुनते होंगे। तो आपको जो दिखाई देता है वो मैटर है, जो नहीं दिखाई देता वो एनर्जी, और एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स हैं। तो हम यहाँ पर एक बात जो डिस्कशन कर रहे हैं वो फिजिकल क्वांटिटी की। अब फिजिकल क्वांटिटी का क्या मतलब है, तो हमें मालूम है कि हमारे अराउंड बहुत सारे मैटर, ठीक है। तो हर मैटर में कुछ प्रॉपर्टीज हैं
जो मेजरेबल है, मतलब उसको मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैटर या ऑब्जेक्ट दोनों का एक ही मतलब है हमारे लिए। अगर मान लो मैं आपको कोई एक ऑब्जेक्ट दे दूं तो आप उस ऑब्जेक्ट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, जो वो ऑब्जेक्ट है तो उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो उसके अंदर ऑलरेडी हैं और उसको मेजर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि उस मैटर का वॉल्यूम मेजर करना हो तो यू कैन मेजर दैट वॉल्यूम, उस मैटर का मास मेजर करना हो ऑब्वियसली यू कैन मेजर द मास। इसका मतलब है कि मैटर अगर होगा तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी विच इज मेजरेबल, ठीक है। तो ये जो सारी प्रॉपर्टीज हैं जो मैटर की वो जो मेजरेबल हो, तो ऐसी सारी प्रॉपर्टीज को अपन क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। बेसिकली मतलब क्या है कि मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर व्हिच कैन बी मेजर्ड इज बेसिकली कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। अभी लिखना नहीं, अभी सुनना। पहली बात तो ये हो गई कि सर ऐसी कोई भी क्वांटिटी मैटर की जिसको हम मेजर कर सकते हैं, दैट विल बी सिंपली कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब आते हैं दूसरी बात पे सर, कि जब आप ये क्वांटिटीज मेजर करते हो तो देयर आर फ्यू क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली विदाउट यूजिंग एनी मैथमेटिकल फॉर्मूला। इस बात को ऐसे समझो आप, फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, इस बात को ऐसे समझो, दिल्ली से मुंबई जाना है, आपको बैंगलोर पहुंचने की कोई इच्छा नहीं है, बट आपको दिल्ली से मुंबई जाना है। बट हुआ क्या कि आपको कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिल रही है फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, आपको जितनी भी मिल रही है वो सब की सब वाया बैंगलोर मिल रही है। तो although you don't want to go to Bangalore, but because you are not getting any flight directly from Delhi to Mumbai, तो आप क्या करोगे, ये वाया जो फ्लाइट है वो वाया वाली बैंगलोर के थ्रू होते हुए जो वहां मुंबई जाएगी, आप ऑब्वियसली उसको चूज करोगे और आप पहुंच जाओगे। मतलब आपको पहुंचना क्या है, मुंबई। तो आप डायरेक्टली भी मुंबई जा सकते हैं जिसको हम डायरेक्ट फ्लाइट कहते हैं, और आप इनडायरेक्टली भी जा सकते हैं। मतलब आपको बैंगलोर नहीं जाना था, स्टिल आपको मुंबई पहुंचने के प्रोसेस में बीच में बैंगलोर मिला, ठीक है। इसी तरह से बेटे हमने ये बोला कि ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो मेजरेबल हो मैटर की, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी विच इज मेजरेबल, ऐसी सारी प्रॉपर्टीज को हम मैटर की क्या कहते हैं, तो वी कॉल इट एज फिजिकल क्वांटिटी। बट रिमेंबर कि सारी फिजिकल क्वांटिटी मेजरेबल तो है, बट ऑल ऑफ देम कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली, सम ऑफ देम मेजर्ड इनडायरेक्टली। अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए सर मैं आपसे कहता हूं लेंथ मेजर करनी है, तो आप मुझे बताइए अर्णव कि लेंथ को मेजर करने के लिए विल यू यूज सम मैथमेटिकल फॉर्मूला टू मेजर द लेंथ, और यू जस्ट सिंपली यूज द स्केल टू मेजर द लेंथ? व्हाट विल यू डू अर्णव? सिंपली यू विल यूज द स्केल। मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि लेंथ को मेजर करना है आपको तो पहले आप मास मेजर करेंगे, डेंसिटी मेजर करेंगे एंड देन यू विल कैलकुलेट द लेंथ, ऐसा तो नहीं होगा। सिमिलरली इफ यू हैव टू मेजर द मास, तो मास को मेजर करने के लिए यू हैव द स्केल व्हिच इज कॉल्ड एज कॉमन बैलेंस ऑफ कोर्स, तो उस पे आप रखेंगे ऑब्जेक्ट को एंड यू विल मेजर द मास। ऐसा तो नहीं होगा कि मास को मेजर करने के लिए यू विल मेजर द फोर्स, यू विल मेजर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट प्लेस। मैं ये नहीं कह रहा कि वैसे मेजर हो नहीं सकता, हो सकता है, अगर वो चीजें गिवन है तब भी आप मेजर कर सकते हो। बट अगर हमें वो चीजें नहीं पता है तो हमें उस चीजों को पता करने की जरूरत नहीं है। कोई बच्चा ये मन में सोच सकता है कि मास्टर हमने पढ़ा था फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो मास को मेजर करने के लिए वी कैन मेजर इट एज फोर्स अपॉन मास। यस यू कैन डू दैट, but agar if you don't know the value of force, sorry, if you don't know the value of force and acceleration, तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको पहले फोर्स और एक्सेलरेशन पता चलेगा तभी आप मास को मेजर कर सकते हो, ये जरूरी नहीं है। अगर ये पता है तो आप डिवाइड करके मास मेजर कर सकते हो। यू कैन इवन गो फॉर द इनडायरेक्ट प्रोसेस। ये बात ऐसी है कि मुंबई जाना है तो बैंगलोर वाया बैंगलोर भी जा सकते हैं, बट हमेशा जाए ये कोई जरूरी नहीं है। हम डायरेक्टली मुंबई पहुंच सकते हैं। इन द सेम वे मास को हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल। इनडायरेक्टली करना हो कर लिया, बट वो डायरेक्ट मेजरमेंट उसका पॉसिबल है। तो ऐसी क्वांटिटी को हम बेसिकली इसको भी फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। और इसके साथ साथ ऐसी क्वांटिटी जो डायरेक्टली मेजर नहीं हो रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि ये मैं आपसे कहूँ कि ये कोई सरफेस है जिसकी ब्रेथ b है, जिसका लेंथ l है, और मैं आपसे कहूँ कि इसका एरिया मेजर करना है, यू हैव टू मेजर द एरिया ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, तो क्या करोगे आप? सर देयर इज नो डायरेक्ट वे टू मेजर द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ द सरफेस, तो आप क्या करोगे? यू विल मेजर द लेंथ, यू विल मेजर द ब्रेथ एंड देन यू विल मल्टीप्लाई द टू, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एरिया। ऑल्दो आपको चाहिए था एरिया, but to calculate that area you had to measure the length and you had to measure the breadth to get the value of area। तो चाहिए था एरिया, बट आपको एरिया डायरेक्टली मेजर करने का कोई मेथड नहीं पता। मतलब इट कैन इन नो वे इट कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली, ठीक है। मेजरमेंट पॉसिबल है, बट तब व्हेन यू नो द वैल्यू ऑफ लेंथ, यू नो द वैल्यू ऑफ ब्रेथ व्हिच इज आल्सो अ काइंड ऑफ लेंथ ओनली, ठीक है, और उन दोनों का फिर प्रोडक्ट करेंगे, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एरिया।
ठीक है। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि मैं कहूं डेंसिटी, तो डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. So to measure density, you need to know the value of mass, you need to know the value of volume, then only you will get the value of density. There is no direct process, yet there is no direct method by which you can find the value of density. ठीक है, तो चाहे quantity directly measure हो या indirectly measure हो, जो भी हो, all of those quantities, as long as it can be measured, will be simply called as physical quantity. और दूसरी बात आप याद रखिएगा कि all the laws of physics are basically expressed in terms of these physical quantities. मतलब कोई सा भी लॉ उठा लें, कोई सा भी, take any of the law, all of those laws are basically expressed in terms of these physical quantities only. For example, अगर मैं आपसे कहता हूं force is equal to mass into acceleration, if you consider for instance, अगर आप इसको कुछ हद तक कंसीडर कर लें कि it is Newton's second law of motion, तो आप ये कह सकते हो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन में फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी, मास इज आल्सो फिजिकल क्वांटिटी एंड एक्सेलरेशन इज आल्सो फिजिकल क्वांटिटी. तो ये जो लॉ है इसमें तीन फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में ये लॉ एक्सप्रेस हो रहा है, वेयर द थ्री फिजिकल क्वांटिटीज आर मास, एक्सेलरेशन एंड फोर्स. क्लियर? सिमिलरली अगर आप कह लें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो Gm1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ये जो लॉ एक्सप्रेस हो रहा है वो किस तीन फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में हो रहा है? तो ये लॉ एक्सप्रेस हो रहा है मास और डिस्टेंस के टर्म्स में. ठीक है, तो ये फोर्स हो गया Gm1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. चलिए, अब ये मत कहना कि सर ये कैपिटल G तो इसके टर्म्स में तो नहीं लॉ एक्सप्रेस हो रहा है. भाई ये तो एक कांस्टेंट है ना. फोर्स तो बस ये है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर. ठीक है, तो लॉ तो बस ये कह रहा है. तो अनडाउटेडली दिस इज आल्सो फिजिकल क्वांटिटी, दिस इज आल्सो फिजिकल क्वांटिटी. क्लियर हो गई बात? अब मैं सबको समराइज कर रहा हूं, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आपको पल्ले पड़ा या नहीं, देन आई राइट द डेफिनेशन. मैंने बोला कि एनी मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर व्हिच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली एंड इन द टर्म्स ऑफ व्हिच ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्रेस्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी. इज इट क्लियर टू ऑल? प्लीज रिस्पॉन्ड. Yes, sir. एवरीवन हैज टू रिस्पॉन्ड बेटा. Yes, sir. ठीक है, बिल्कुल एकदम क्लैरिटी रहनी चाहिए. फिजिकल क्वांटिटी, कभी भी वर्ड आ जाए फिजिकल क्वांटिटी मतलब कोई भी जो ऐसी क्वांटिटी विच इज मेजरेबल, ऑल ऑफ दोज विल बी कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी. तो अगर मुझे डेफिनेशन लिखना हो तो मैं ये कह सकता हूं, एनी मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर that can be measured directly or indirectly, and in terms of which laws of physics are expressed is known as physical quantity. ठीक है सर, राइट डाउन दिस डेफिनेशन. तो हम कुछ और डिस्कशन करेंगे फिर इससे आगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू वांट टू राइट डाउन द डेफिनेशन फॉर द फिजिकल क्वांटिटी. Everyone, did you write this definition? Can I erase? Yes, sir. Okay. Surat, can I erase this definition? Yes, sir. ठीक है, चलिए ये तो हो गई सर सिंपल से डेफिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. अब देखो, इस फिजिकल क्वांटिटी को जब हमने डिफाइन किया तो आई डिफाइन टू थिंग्स कि एनी मेजरेबल प्रॉपर्टी, बट द प्रॉपर्टी, ऑल द प्रॉपर्टीज विल बी मेजर्ड इन सेम वे इज नॉट नेसेसरी.
सम विल बी मेजर्ड डायरेक्टली एंड सम विल बी मेजर्ड इनडायरेक्टली। तो कोई भी मेजरेबल प्रॉपर्टी हो, ठीक है, मैटर की, चाहे वो डायरेक्टली मेजर हो या इनडायरेक्टली, दिस विल बी कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। तो यहीं से आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन डिफाइन द फिजिकल क्वांटिटी इन टू टाइप्स। One is that type of physical quantity which can be measured directly, मतलब उसको कोई दूसरी physical quantity की जरूरत नहीं है for its measurement. For example, mass. अगर आपको mass measure करना है तो दूसरी physical quantity measure करने की जरूरत नहीं है. You don't need to measure some other quantity and you will divide or multiply the two to get the value of mass. ये necessary नहीं है. It is not required, right? But on the contrary, अगर मान लो आपको speed measure करना हो, तो स्पीड मेजर करने के लिए यू नीड टू गेट द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस एज वेल एज टू गेट द वैल्यू ऑफ टाइम, और फिर उन दोनों को आपस में डिवाइड करोगे, देन यू विल गेट द स्पीड, राइट? फोर्स मेजर करना हो तो यू नीड टू हैव द वैल्यू ऑफ मास, यू नीड टू हैव द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फोर्स मिलेगा। क्लियर? तो इसका मतलब है कि हमारे पास दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी है, एक तो वो जो डायरेक्टली मेजर हो रही है और एक वो जो डायरेक्टली मेजर नहीं हो रही है। एक्चुअली में वो डिपेंड कर रही है दूसरी क्वांटिटीज पर फॉर इट्स मेजरमेंट। तो इसलिए आपका जो फिजिकल क्वांटिटी है मेरे बच्चों, फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज कॉल्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटी, एक को हम कहते हैं फंडामेंटल, ठीक है, एक को हम कहते हैं फंडामेंटल, और दूसरे को हम कहते हैं मेरे बच्चों ड्राइव। तो देयर आर टू टाइप्स, देयर इज नो थर्ड टाइप फॉर द फिजिकल क्वांटिटी, बिकॉज आपने देखा है कि दो ही तरह की मेजरमेंट हो सकती है, या तो हम डायरेक्टली मेजर कर लें क्वांटिटी को या हम इनडायरेक्टली मेजर करें क्वांटिटी को, तो दो ही तरह की मेजरमेंट पॉसिबल है। तो फिजिकल क्वांटिटी आर ओनली ऑफ टू टाइप्स। अब इन दोनों की डेफिनेशन में लिखता हूं, देखिए फंडामेंटल का बेसिक मतलब क्या है। फंडामेंटल क्वांटिटी बेसिकली बेटा वो क्वांटिटी है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट, इट डजंट डिपेंड्स ऑन अदर क्वांटिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या है सर? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी which doesn't depends on other quantity for its measurement। ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? सिंपली वी कॉल इट एज फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब ऐसी क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज फॉर इट्स मेजरमेंट इज बेसिकली कॉल्ड एज फंडामेंटल। क्लियर? अब देखो, इससे पहले कि आप लोग ये सब लिखो, मैं आपको बता दूं दे आर बेसिकली ओनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज इन द वर्ल्ड, सिर्फ 7। रेस्ट all the quantities are derived other than these 7। and what are these 7 fundamental quantities? What are these 7 fundamental quantities? तो fundamental quantities are, these 7 fundamental quantities are, क्या क्या है सर? सबसे पहला, can you tell me which one is so fundamental? Sir, mass, very good। दूसरा लेंथ, breadth, तीसरा लेंथ और ब्रेथ इज सेम थिंग। ठीक है, लेंथ कहूं या डिस्टेंस कहूं या डिस्प्लेसमेंट कहूं या ब्रेथ कहूं या हाइट कहूं, ऑल फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लेंथ ओनली। तो मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, amount of substance, yes, amount of substance, Intensity of light. we don't call it as only intensity of light, rather we call it as luminous intensity. The name to this quantity is luminous intensity. More or less the meaning is same. Intensity of light कहूं, luminous intensity, more or less अभी के लेवल पे आप ये कह सकते हो कि these are two same things। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। ये दो जो टर्म मैंने लिखे ना, ऑल्दो ये आप आगे पढ़ेंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी तो वैसे आप पढ़ेंगे ही नहीं 11th और 12th में, ठीक है, बट फिर भी जस्ट टू अंडरस्टैंड द टर्म कि भाई ये है क्या, कौन सी क्वांटिटी है ये जिसको आप फंडामेंटल की कैटेगरी में डाल रहे हो। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का बेसिक मतलब ये कि अगर कोई भी बॉडी है तो ऑब्वियसली इट वुड बी मेड अप ऑफ सम एटम और मॉलिक्यूल और आयन। तो number of atoms from which it is made or number of molecule from which it is made is called as amount of that molecule or amount of the substance basically। कि अगर मैं आपसे कह लूं कि कोई पेन है जो प्लास्टिक का बना हुआ है, तो उसमें प्लास्टिक इज द सब्सटेंस, और उसका कितना अमाउंट है जिससे वो पेन बना है, मतलब प्लास्टिक का कितने अमाउंट से आपका एक पेन बना है,
दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मोल, है ना, वो आप आगे पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। इनफैक्ट केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर ही में आप ये पढ़ेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या मतलब होता है? ल्यूमिनस मतलब मोर और लेस आप ये समझ लीजिए, ल्यूमिनस मतलब लाइट। इंटेंसिटी का बेसिक मतलब होता है कि किसी भी सरफेस पर इफ इट्स अ सरफेस, तो किसी भी सरफेस पर कितनी एनर्जी फॉल कर रही है डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ दैट सरफेस, एंड कितने टाइम में ये एनर्जी फॉल कर रही है। एवरीवन हैज टू अंडरस्टैंड दिस टर्म इंटेंसिटी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई सरफेस ले लूं तो इस पे एनर्जी अगर आके गिर रही है तो कितनी एनर्जी कितने एरिया पे गिरी कितने टाइम में, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज इट्स इंटेंसिटी। डिड यू अंडरस्टैंड? बात समझ में आई सबको? मतलब इन जनरल इंटेंसिटी का अगर मैं फॉर्मूला कभी बताऊं, जनरल फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी, इसका मतलब होता है कितनी एनर्जी, व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज फॉलिंग ऑन व्हाट एरिया ऑफ द सरफेस एंड इन हाउ मच ऑफ टाइम, so that is basically called as intensity. Is it clear? Please tell me yes or no. Although आपको luminous intensity पढ़ना नहीं है, but just यहाँ पर टर्म यूज हुआ तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। भाई सब बोलेंगे पहले यस सर। इंटेंसिटी वर्ड जब भी आ जाए तो एकदम बाय डिफॉल्ट समझ लीजिए एनर्जी, कितनी एनर्जी कितने सरफेस एरिया पे फॉल कर रही है कितने टाइम में, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज इंटेंसिटी। ठीक है, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका मतलब है दीज आर ओनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। रेस्ट जितनी भी दुनिया की क्वांटिटी आप पढ़ते हो, ऑल ऑफ दोज आर ड्राइव्ड क्वांटिटी। एंड याद रखिएगा कि दुनिया की जितनी भी ड्राइव्ड क्वांटिटी हैं वो सारी की सारी इसी 7 फंडामेंटल से बनी है। सर नहीं आ रही बात समझ में? जितनी भी, अभी अगर किसी को ये बात समझनी मुश्किल, सर ऐसा कैसे सर, दुनिया में तो इतनी फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारी है, लीनियर मोमेंटम है, टॉर्क है, एंगुलर मोमेंटम है, ये सब बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, सब इसी फंडामेंटल से बनी है। तो यस, द आंसर इज यस, ऑल द क्वांटिटीज जो आप ड्राइव, जितनी भी क्वांटिटीज ड्राइव होती हैं वो सब इन्हीं 7 में से 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से ही ड्राइव होती हैं। देयर इज नो 8th फंडामेंटल क्वांटिटी। ये बात ऐसी है कि दुनिया में, मतलब दुनिया का मुझे नहीं पता कि फॉरेन में क्या क्या वो फॉलो करते हैं, बट इंडिया में जितने भी गाने बने हैं 7 सुर हैं उसमें, सिर्फ 7 सुर। आपको पता होगा कि 7 सुर है ना, सारे गा मा पा धा नी सा। तो जितने भी दुनिया के गाने हैं वो सब के सब उन्हीं 7 सुर से बने। म्यूजिक कह लो आप, जितना भी म्यूजिक फॉर्म होता है, जितना भी म्यूजिक, चाहे वो रैप हो, जैज हो, कुछ भी हो, क्लासिकल हो, वो सब उन्हीं 7 सुर से बनता है। चाहे वो कैसे भी आप उसको चेंज कर लो, बट सुर 7 ही। इसी तरह से यही 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। देयर इज नो 8th फंडामेंटल क्वांटिटी। और ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी है इसके और भी नाम हैं। इसको 7 डायमेंशन ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी कहते हैं आप, 7 डायमेंशन ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, अजूबे कितने दुनिया के? वंडर्स सर 7। देख रहे हो, मतलब खास रिश्ता देख रहे हो? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, 7 सुर, 7 वंडर्स, मतलब 7 अजूबे। देख लो 7 का बड़ा इंपॉर्टेंट है 7, मतलब इस हिसाब से 7 है ना। तो इसको 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, या फिर इसी का एक और नाम है बेस क्वांटिटी भी कहते हैं इसको। बेस क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी इसको कहते हैं क्योंकि दुनिया की बाकी सारी क्वांटिटी इसी से बनी है, तो इसको बेस क्वांटिटी भी कहते हैं। तो मतलब ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। तो फंडामेंटल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। एंड दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटी जिसके मेजरमेंट के लिए वो किसी और पे डिपेंड नहीं करता, दे कैन बी डायरेक्टली मेजर्ड। ठीक है, और इसको दूसरे क्वांटिटी से मेजरमेंट होने के लिए दूसरे क्वांटिटी पे कोई भी इसका डिपेंडेंस नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स। ठीक है, अब आते हैं बैक टू दैट। तो ये तो फंडामेंटल की बात हो गई सर। नाउ द पॉइंट इज कि व्हाट इज दिस ड्राइव्ड क्वांटिटी देन। तब आपको बात समझ में आ गई होगी कि भाई ड्राइव्ड क्वांटिटी का मतलब ये है कि ऐसी क्वांटिटीज जितनी भी हैं, इन 7 के अलावा वो सब ड्राइव्ड हैं। तो आप ये कह सकते हो क्वांटिटीज विच, या फिजिकल क्वांटिटीज कह लो या क्वांटिटीज कह लो, जो भी कह लो, क्वांटिटीज विच डिपेंड्स ऑन fundamental quantity for its measurement। जितनी भी दुनिया की क्वांटिटी ऐसे ही जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है फॉर इट्स मेजरमेंट, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज ड्राइव्ड क्वांटिटी। बहुत सारे एग्जांपल है, भरे पड़े, 7 के अलावा कुछ भी ले लो।
जैसे अगर मैं आपसे कह दूं स्पीड, तो स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेयर वी हैव टू फंडामेंटल क्वांटिटीज, वन इज डिस्टेंस, अनदर वन इज टाइम। अब कोई कह सकता है कि सर फंडामेंटल में आपने डिस्टेंस वर्ड तो लिखा ही नहीं था, बट यस डिस्टेंस मैंने डायरेक्टली नहीं लिखा था, मगर उससे पहले मैंने आपसे बोला था कि आइदर इट बी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, लेंथ और ब्रेथ और हाइट, ये सब की सब अपने आप में लेंथ है एक तरह से, है ना। तो डिस्टेंस इज अ काइंड ऑफ लेंथ ऑफ कोर्स। इसी तरह से अगर मैं कह लूं कि सर एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, राइट, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं कह लूं वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ऑल ऑफ दीज आर ड्राइव्ड क्वांटिटी which depends on one or more than one fundamental quantity for its measurement, ठीक है। जैसे वन का मतलब क्या सर, जैसे अगर मैं आपसे कह लूं कि सर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन वन काइंड ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी विच इज लेंथ। अब भले उसको लेंथ, ब्रेथ, हाइट कहिए, बट है तो सारे के सारे लेंथ ही ना, ठीक है। तो ये एक ही तरह के, एक ही फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, दैट इज लेंथ, और उसको मल्टीप्लाई किया तो आपको वॉल्यूम मिला। लेकिन अगर आप स्पीड को देखें तो इट इज डिपेंडिंग ऑन टू टाइप्स ऑफ, टू डिफरेंट फंडामेंटल क्वांटिटी, आउट ऑफ व्हिच वन इज लेंथ एंड अनदर वन इज टाइम, ठीक है। अच्छा, किसी के मन में ऐसी बात तो नहीं आई कि सर ये एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम? सर आपने ये बोला था कि ऑल द ड्राइव्ड क्वांटिटीज आर ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो फिर एक्सेलरेशन आप लिख रहे हो वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी भी तो डिस्टेंस अपॉन टाइम है, और वो फंडामेंटल। अरे वाह, बहुत बढ़िया भाई, ये क्वेश्चन पूछने से पहले समझ गए, ठीक है। तो वेलोसिटी इज नॉट ड्राइव्ड, यस, बट अगर वो ड्राइव्ड, सॉरी, वेलोसिटी इज नॉट फंडामेंटल, यस इट इज नॉट, बट वो अगर ड्राइव्ड है तो वो भी तो किसी से ड्राइव हुई होगी ना। तो इसीलिए अगर हम उसके भी इस बात पे जाएं कि वो किससे ड्राइव हुई है, ये पूरा हम रिजल्ट फिर फंडामेंटल के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यही है कि चाहे दुनिया की कोई सी भी क्वांटिटी हो, ऑल ऑफ देम आर ड्राइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो आई होप ये जो 2 डेफिनेशन लिखे हुए हैं सब लिख लिया होगा। आगे बढ़ जाए हम लोग, Yes, sir. ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूं बच्चों, चलिए। तो ये तो हो गई सर डेफिनेशन इसकी। अब एक दो और डेफिनेशंस पे हम बात कर लेते हैं, फिर वी विल अंडरस्टैंड द कन्वर्जन ऑफ रेडियन इनटू डिग्री इफ टाइम विल परमिट। तो हम एक और चीज आज सीखेंगे, कन्वर्जन ऑफ डिग्री इनटू रेडियन, रेडियन इनटू डिग्री, जो भी है। तो देखिए, मगर उससे पहले एक दो और डेफिनेशंस है जिसपे हमें डिस्कशन करना है। एक है सर मेजरमेंट। आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि व्हाट इज मेजरमेंट? हम बचपन से करते आ रहे हैं, आपने सुना होगा कि भाई लेंथ मेजर कर दो, टाइम मेजर कर दो, है ना, ये सब सबने सुना है, सबने करा है। ठीक है, लेंथ मेजर कर दो, टाइम मेजर कर दो। तो कैन एनीबडी ऑफ यू डिफाइन कि व्हाट इज मेजरमेंट? कोई बता सकता है आप में से व्हाट इज मेजरमेंट? ये मेजरमेंट है क्या बेसिकली? एनी वन ऑफ यू? Sir, associating, sir, number of physical quantity to something. या एसोसिएटिंग नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी टू समथिंग, ठीक है, कुछ कुछ ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट बुक की डेफिनेशन बतानी है, जैसे इस बच्चे ने कोशिश करी वैसे ही कोई और। एनी आइडिया, एनी नोशन अबाउट मेजरमेंट? कोई भी अपना दिमाग लगा सकता है। जैसे मैं कहता हूँ कि Size. बेसिकली, जी बताओ बेटा। Size or amount of something. नहीं, मेजरमेंट जब भी बोला जाए इसका ये बेसिक मतलब नहीं होता कि सिर्फ लेंथ मेजर होता है, मास भी मेजर होता है, टाइम भी मेजर होता है। तो मेजरमेंट डजंट इंक्लूड्स ओनली साइज। No, sir, amount of something. हाँ, अमाउंट ऑफ समथिंग, ठीक। अब आते हैं इस बात पे, चलो मैं बताता हूँ, एग्जैक्ट मतलब समझाता हूँ। मेजरमेंट बेसिकली बेटा एक प्रोसेस है। मेजरमेंट इज द नेम ऑफ अ प्रोसेस। अब ये कैसा प्रोसेस है सर? इस प्रोसेस में अपन करते क्या है? तो एक्चुअली में इस प्रोसेस में हम कंपेयर करते हैं, जिस क्वांटिटी को हमें मेजर करना है उस क्वांटिटी को हम कंपेयर करते हैं विथ इट्स स्टैंडर्ड स्केल। पता नहीं सर क्या बोले, चाहे मेजरमेंट किसी भी क्वांटिटी का आप करें, एक्चुअली में मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग अ क्वांटिटी विथ इट्स स्टैंडर्ड स्केल, ठीक है। यही डेफिनेशन है मेजरमेंट की। पहले अपन समझते हैं इसको। जैसे मान लो कि अगर कोई लेंथ, मतलब अगर कोई आपने लाइन ड्रॉ कर ली and you have some meter scale with you to, and you want to measure the length of this line, so what will you do? You will just take this meter scale, you will place it parallel to this line, और आप ये कहेंगे कि अगर इस मीटर स्केल पे मान लो कि 80 सेंटीमीटर का जो मार्क है यहाँ पर, 80 सेंटीमीटर का मार्क, अगर वो 80 सेंटीमीटर का मार्क मान लो कि इस लाइन से मैच हो रहा है, इस लाइन की लेंथ से मैच हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि इस लाइन की लेंथ इज एग्जैक्टली इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। मतलब हमने कंपेयर करा,
कि इस स्टैंडर्ड स्केल जो आपने ये मीटर स्केल लिया है उसके कितने वैल्यू से ये कंपेरेबल है या कंपेयर हो रहा है। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि आपने कोई कॉमन बैलेंस ले लिया, कॉमन बैलेंस एक तरफ आपने मान लीजिए वेट रख दिया ऑफ लेट्स से 1 किलोग्राम का वेट यहाँ पर पुट कर दिया, और यहाँ पर यू आर पुटिंग द ऑब्जेक्ट जिसका आपको मास मेजर करना है। तो जैसे ही आप ये देखेंगे कि भाई ये जो आपका ये रॉड है व्हेन इट विल बिकम हॉरिजॉन्टल, तो उस केस में आप ये कहेंगे कि ये वाला वेट इज एग्जैक्टली सेम एज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आपने बेसिकली कुछ नहीं किया, कंपेयर किया है, ठीक है। तो इस कंपैरिजन को ही हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। तो मेजरमेंट इज बेसिकली कंपेयरिंग अ क्वांटिटी विद इट्स स्टैंडर्ड स्केल। अब दूसरी बात ये सर कि जब अपन कंपेयर करते हैं तो कुछ वैल्यू मिलती है। Not only the value that you get, you also get the unit in which you compare the quantity. For example, अगर आपने लेंथ को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड स्केल जो आपने चूज किया है वो मीटर में है, तो आपकी यूनिट मीटर कहलाएगी। यूनिट की क्या डेफिनेशन है वो अभी इसके बाद बताऊंगा, बट इस बात को समझिए। इसी तरह से अगर मान लीजिए सेंटीमीटर का स्केल होता तो आप सेंटीमीटर में कह लेते। इसी तरह से मास को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं और स्टैंडर्ड जिसके साथ हम मास को कंपेयर कर रहे हैं दैट इज किलोग्राम, तो आप कहेंगे मास जो आपका मेजर हुआ है दैट इज ऑल्सो इन किलोग्राम, ठीक है। अगर वो आप ग्राम में कंपेयर करेंगे तो आप कहेंगे कि मास इज इन ग्राम, ठीक है। तो बेसिकली आपने किस स्टैंडर्ड स्केल से कंपेयर किया है ये भी मेंशन करना जरूरी। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं आपसे कहता हूं कि लेंथ ऑफ अ लाइन इज इक्वल टू 1 मीटर, तो इसका मतलब हमें समझ में आता है कि मैग्नीट्यूड इज 1 एंड इट हैज बीन मेजर्ड ऑन द मीटर स्केल। तो हमें एक आइडिया बन गया कि भाई कितनी बड़ी लाइन हो सकती है। बट अगर हम सिर्फ कहें कि लेंथ ऑफ द लाइन इज 1, we don't mention the unit in which it is measured, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। 1 का क्या मतलब सर, कितनी बड़ी है कितनी छोटी है हमें कुछ नहीं पता। अगर हम स्पेसिफिकली ये कह लें 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर तो हम आइडिया लगा सकते हैं साथ साथ 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर का हम आइडिया लगा सकते हैं साथ साथ कि ये कितना बड़ा या कितना छोटा है। इसका मतलब मेजर्ड क्वांटिटी शुड ऑलवेज हैव टू थिंग्स, वन इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड द अनदर वन इज यूनिट इन विच इट इज मेजर्ड। न्यूमेरिकल वैल्यू को बेटा हम मैग्नीट्यूड कहते हैं और जिस स्टैंडर्ड में ये मेजर होता है उसको हम यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मेजरमेंट क्या है, पहले तो मैं इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिख दूं। प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग, प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स a standard scale is known as measurement। और किसी भी क्वांटिटी का अगर आप मेजर्ड वैल्यू लिखेंगे, मेजर इज नोन एज मेजरमेंट। अब किसी भी क्वांटिटी को आपने मेजर किया तो आपको दो चीजें मिलेंगी, उसका मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरी चीज क्या मिलेगी, यूनिट जिसमें आपने उसको मेजर किया है। तो इसको हम जनरली ऐसे लिखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ n इंटू यू इज इक्वल टू क्यू। अगर कभी ये लिखा हुआ दिखे आपको इस चैप्टर में पढ़ते समय तो इसका मतलब होगा क्यू का बेसिक मतलब है मेजर्ड वैल्यू, जो क्वांटिटी आपने मेजर किया उसकी वैल्यू है ये मेजर्ड वैल्यू, ठीक है यहाँ पर। और जैसे ये लेंथ है तो ये एल हो जाएगा, ये टाइम है तो टी कह लेंगे इसको, मास है तो एम कह लेंगे, जो भी कह लेंगे। और एन का क्या मतलब है, एन का मतलब है मैग्नीट्यूड, और यू का क्या मतलब है, यू का मतलब है यूनिट, ठीक है। So this is how the measurement of a quantity is written or the measured value of a quantity is written। अब इसमें एक छोटी सी बात और कर लूं पहले जल्दी से एकदम रफ्तार में। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, सर मैं लिखूं 1 मीटर और मैं लिखूं 10 सेंटीमीटर, ये दोनों वैल्यू सेम है या डिफरेंट है? सर जल्दी से, सर सब बोलेंगे सर। डिफरेंट। 1 मीटर 10 सेंटीमीटर आर दे सेम और दे आर डिफरेंट? सो डिफरेंट। डिफरेंट। और अगर मैं ऐसे लिखूं 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, अब सेम है या डिफरेंट है? सेम। भाई सब बोलेंगे बेटा, सन्नाटे में मत तो बैठो, same अपन बात किया करेंगे ना बीच में। तो 1 मीटर एंड 100 सेंटीमीटर ऑफ कोर्स दे आर सेम, राइट। इसका मतलब अगर आपने मीटर को मीटर से दूसरे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में कन्वर्ट कर दिया, मतलब सेंटीमीटर में दूसरे यूनिट में, अगर आप देखो तो मेजर्ड वैल्यू मतलब द इफेक्ट ऑफ द क्वांटिटी रिमेन्स सेम। मतलब जो मतलब 1 मीटर का है वही मतलब 100 सेंटीमीटर का भी है, दोनों का कोई अलग बात नहीं है, दोनों सेम है। बट अगर मैं इंडिविजुअली सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करूं तो न्यूमेरिकल वैल्यू इन द टू मेजरमेंट आर नॉट सेम। इसी तरह से अगर मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट आर नॉट सेम, बट द प्रोडक्ट ऑफ दिस n and u are same, either you are measuring it in meters or in centimeters, the product remains the same।
मतलब 1 मीटर रिमेन्स द सेम एज 100 सेंटीमीटर, बट 1 इज नॉट सेम एज 100 और मीटर इज नॉट सेम एज सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है कि जब भी आप किसी भी मेजर्ड क्वांटिटी का यूनिट चेंज करते हैं, मतलब उसको एक स्केल से दूसरे स्टैंडर्ड स्केल में कन्वर्ट करते हैं, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में मैग्नीट्यूड एंड यूनिट का प्रोडक्ट सेम रहता है। तो N1U1 is equal to N2U2 remains same. यही तो होगा, where N1 is the magnitude, U1 is the unit in one system, and N2 is the magnitude and U2 is the unit in another system. तो यहां से मैं ये भी कह सकता हूं मेरे बच्चों कि N1 upon N2 can be written as equal to U2 upon U1. मतलब मैं यहां से ये भी कह सकता हूं कि जो मैग्नीट्यूड है, it is inversely proportional to the unit. Did you understand? Did everyone understand this? N is inversely proportional to U. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि यूनिट अगर बड़ी होगी तो मैग्नीट्यूड छोटा होगा, छोटी यूनिट अगर होगी तो मैग्नीट्यूड बड़ा होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं मीटर एंड सेंटीमीटर, विच ऑफ द टू यूनिट इज अ स्मॉलर, मीटर या सेंटीमीटर? सेंटीमीटर। ऑफ कोर्स सेंटीमीटर इज द स्मॉलर यूनिट ऑफ लेंथ इन कंपैरिजन टू मीटर। तो आप देखो, अगर मैं 1 मीटर लिखता हूं 1 मीटर, तो वही सेंटीमीटर में कितना बन जाता है? 100। तो इसका मतलब जो यूनिट छोटी है उसमें मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया, और जो यूनिट बड़ी है उसमें मैग्नीट्यूड कम हो गया। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस व्हाटएवर आई हैव रिटन ऑन द स्क्रीन कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। क्लियर? इसको नोट करो। आगे एक और चीज डिफाइन करके कन्वर्जन पे आते हैं। जल्दी भाई, सबको मेरी बात समझ में आ रही है? कोई बोर हो रहा है? स्कंद, सूरत, प्रणव, अर्णव? यस सर, आ रहा है। जल्दी से इसको नोट करो, आगे एक और चीज डिफाइन करके फिर हम कन्वर्जन पे आते हैं। नोट कर लेना तो बता देना। So noted. ओके, मूविंग ऑन। अब देखिए एक और छोटा सा डेफिनेशन। सर मेजरमेंट का मतलब हमें समझ में आ गया। लास्ट थिंग विच वी नीड टू डिफाइन हियर इज यूनिट। अब फिर से मैं आप ही से पूछूंगा, ये यूनिट आप बचपन से सुनते आ रहे हो, यूनिट यूनिट यूनिट। कोई आप में से, कोई भी, जरूरी नहीं कि दैट शुड बी एग्जैक्ट सेंटेंस फ्रॉम द बुक, आपको जो समझ में आता है यूनिट का मतलब वो आप समझा सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। आपको कुछ तो समझ में आता होगा ना। व्हेन आई से कि यूनिट ऑफ मास इज केजी और एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी एंड यूनिट ऑफ मास इज पाउंड आल्सो, यूनिट ऑफ मास इज ग्राम आल्सो, तो ये यूनिट वर्ड का कुछ तो मतलब समझ में आता होगा। व्हाट डज दिस यूनिट मीन? एनीवन? एनी आइडिया? यूनिट से क्या समझ आता है आप लोगों को? नहीं याद रहा। वैसे यूनिट सबको मालूम है ना कि यूनिट कुछ होता है। सूरत? यस सूरत, यूनिट कुछ है, ये तो पता है ना बेटा? यस यूनिट नाम की कोई चीज तो होती है, ठीक है। प्रणव, कोई आइडिया यूनिट के बारे में बच्चे? प्रणव? सर, एज डेफिनेशन फॉर्म करना नहीं आता सर। अच्छा, मतलब ये आइडिया तो है, एक नोशन तो है यूनिट का, कि यूनिट तो होता है ना, और हर चीज की अपनी यूनिट है। जिस क्वांटिटी को भी हम मेजर करते हैं तो उसको मेजर करते हैं तो उसके लिए हम कुछ यूनिट तो यूज करते ही हैं, राइट? अब यूनिट का क्या जो मतलब? हाँ बोलो। यूनिट है वो न्यूमेरिकल वैल्यू को स्टैंडर्डाइज कर रहा है ऐसा। हाँ, मतलब मोर और लेस ऐसा ही कुछ मतलब है कि वो स्टैंडर्डाइज कर रहा है, ठीक है। कि वो बेसिकली आपको ये बता रहा है कि भाई किस स्टैंडर्ड में आपने क्वांटिटी को मेजर किया है, किस स्टैंडर्ड में दैट क्वांटिटी हैज बीन मेजर्ड, ठीक है। वो ऐसा कुछ मोर और लेस स्टैंडर्ड को ही समझा रहा है। तो चलिए मैं बताता हूँ यूनिट का एग्जैक्ट मतलब क्या है। अब इस बात को समझने के लिए आप पहले एक बात समझो। देखो सर, अगर मैं एक लेंथ अज्यूम करूं विच इज 1 मीटर, तो 1 मीटर की लेंथ either you measure it in India or you go and to the US and measure the same length, तो वो 1 मीटर वहां भी 1 मीटर ही मिलेगा आपको। ऐसा नहीं कि वो 1 मीटर ज्यादा या 1 मीटर कम हो जाएगा। 1 मीटर विल रिमेन 1 मीटर इन एवरी ऑफ द कंट्री। मतलब अगर किसी चीज को
यूएस में मेजर किया एज अ 1 मीटर और वहां इंडिया में भेज दिया है एंड यू मेजर हियर दैट 1 मीटर, यू विल गेट द लेंथ टू बी एग्जैक्ट 1 मीटर ओनली। ऐसा नहीं कि बदल जाएगा, ठीक है। ऐसा क्या मतलब है कि सर 1 मीटर सबके लिए अगर सेम आ रहा है तो 1 मीटर हैज सम स्पेसिफिक मीनिंग, राइट। अगर हम 1 किलोग्राम कहें तो 1 किलोग्राम अगर सबके लिए सेम है, इसका मतलब है कि इट शुड हैव सम स्पेसिफिक वैल्यू। इसी तरह से अगर मैं कहूँ 1 माइल, तो 1 माइल अगर सबके लिए सेम है, इसका मतलब है कि 1 माइल की एक स्टैंडर्ड वैल्यू होगी जिसको हम 1 माइल कह रहे हैं। तो एक बात याद रखो, यूनिट जब हम कहते हैं ना, तो यूनिट का मतलब है कि कोई एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जिसके रिस्पेक्ट में हम दूसरी चीजों को कंपेयर कर रहे हैं या बता रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 1 मीटर कहते हैं, इसका मतलब देयर इज समथिंग स्टैंडर्ड लेंथ व्हिच विल बी कंसीडर्ड एज 1 मीटर, और उसी स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में हम किसी दूसरे की लेंथ को मेजर करेंगे और दूसरे की लेंथ को हम उसी स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में बताएंगे कि वो कितना है, वो 10 है कि 20 है कि वो 50 है। तो उसी स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में हम बताएंगे, ठीक है। तो 1 मीटर का बेसिक मतलब क्या है, या 1 केजी का क्या मतलब है, इसी स्टैंडर्ड वैल्यू को हम यूनिट कहते हैं, इसी स्टैंडर्ड वैल्यू को हम यूनिट कहते हैं। तो अब पॉइंट है कि व्हाट इज यूनिट। तो यूनिट अगर आपसे कोई पूछ ले तो इस बात को समझिए कि इट इज द स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ, इट इज द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी, ठीक है, विच इज यूज्ड टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ सेम नेचर। या फिर आप ये कह सकते हो इट इज द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ अ क्वांटिटी चोजन टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ सेम नेचर। पता नहीं क्या बोले, जैसे मैं तुम्हें एक मतलब समझाता हूं तुम्हें और क्लैरिटी आएगी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल 1 मीटर, कोई तो एक पर्टिकुलर लेंथ होगा जिसको हम 1 मीटर कहते होंगे, नहीं आ रहा भाई। देयर मस्ट बी सम पर्टिकुलर लेंथ जिसको वी कॉल इट एज 1 मीटर, देयर मस्ट बी सम पर्टिकुलर मास जिसको वी कॉल दैट मास टू बी एज 1 kg, राइट। बेटा बोलो Yes, sir. बच्चों। Yes, sir. 1 मीटर का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। 1 मीटर इज एक्चुअली 1 मीटर इज इक्वल टू डिस्टेंस। किस स्टैंडर्ड को 1 मीटर बोला गया, मैं मतलब समझाता हूँ आपको। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1/299,792,456 सेकेंड्स। इस डिस्टेंस को 1 मीटर कहा गया है। अब तुम ये कह सकते हो सर इतना गंदा सा क्यों ये वैल्यू, इतनी गंदी सी ये वैल्यू क्यों, तो भाई ये टाइम की वैल्यू ऐसा कैसे ये डिसाइड कर लिया होगा कि 299,792,456 सेकेंड्स। तो वो तो आपको इंटरनेशनल ब्यूरो से पूछना पड़ेगा कि भाई आपने इतना ही वैल्यू क्यों लिया। बट सबने एक कॉमन अग्रीमेंट किया कि भाई जो लाइट एक इतने टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी उसको हम 1 मीटर कहेंगे। अगर मान लीजिए कि वो लाइट 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, अगर उसको 1 मीटर कहते हैं तो दैट वुड हैव बीन वेरी ह्यूज लेंथ, राइट। तो इसलिए बहुत फ्रैक्शन लिया गया है इसका, बहुत छोटा सा वैल्यू लिया गया है। और वो इसलिए भी लिया गया है कि लाइट की अगर आप स्पीड देखेंगे तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 2.999 ऐसा आता है, 99 का फैक्टर आता है जिसको आप राउंड ऑफ करके 3 मानते हैं, 2.998 ऐसा कुछ आता है, एग्जैक्ट 3 नहीं आता, 2.998 करके ऐसा कुछ वैल्यू आता है जिसको हम 3 राउंड ऑफ करके 3 मान लेते हैं। तो इसी तरह से कुछ लिया गया होगा जिसको आपने 1 मीटर कहा है, ठीक है। तो खैर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मीटर इज नथिंग बट डिस्टेंस ट्रैवल। डिस्टेंस का क्या मतलब होता है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ इंटू 1/299,792,456 सेकेंड्स, ठीक है। इतनी देर में जो इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसी को हमने क्या कहा है, 1 मीटर। तो इसका मतलब है कि लाइट चाहे इंडिया में मेजर करो या आप कहीं भी फॉरेन कंट्री में जाके मेजर कर लो या किसी भी कंट्री में जाके मेजर कर लो, लाइट इतने टाइम में तो भाई इक्वल डिस्टेंस ही ट्रैवल करेगी ना, वो हर जगह के लिए वो इक्वल ही होगा। तो इस स्टैंडर्ड को हमने क्या नाम दिया है, 1 मीटर नाम दिया है। क्लियर है। जैसे अगर हमसे कोई पूछ ले 1 सेकंड, तो 1 सेकंड इज ऑल्सो स्टैंडर्ड वैल्यू जिसको हमने 1 सेकंड कहा है, मतलब टाइम की एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। वो कौन सी स्टैंडर्ड वैल्यू है, सिंपल पेंडुलम को अपने साइकिल का हाफ कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है उसको हम 1 सेकंड कहते हैं। तो वो हर जगह वो 1 सेकंड का स्टैंडर्ड मतलब वही रहेगा, ठीक है। तो यूनिट बेसिकली कोई अजूबी चीज नहीं है बेटा। किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, कंपेयर करने के लिए जो एक स्टैंडर्ड अमाउंट आपने माना है जिसके साथ आप उसको कंपेयर करेंगे और उसके कंपैरिजन में आप उसको बताएंगे। अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूं 10 मीटर, तो इसका मतलब है कि मैंने जो स्टैंडर्ड 1 मीटर माना है उसके कंपैरिजन में मेरा लेंथ 10 टाइम्स है। अगर मैं कहूं 100 मीटर, इसका मतलब स्टैंडर्ड जो हमने 1 मीटर जिसको स्टैंडर्ड माना है 1 मीटर, उसके कंपैरिजन में हमारा लेंथ 100 टाइम्स है, तो उसको हम 100 मीटर का नाम दे देंगे। तो इसका मतलब यूनिट क्या है, अगर आपसे कोई पूछ ले, यूनिट अगर आपसे कोई पूछ ले तो यूनिट को आप डिफाइन करेंगे द स्टैंडर्ड अमाउंट, द स्टैंडर्ड, नॉट स्टैंडर्ड्स, सॉरी,
the standard amount of a quantity chosen to measure physical quantity of same nature is known as unit। मतलब उसी नेचर के क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो आपने स्टैंडर्ड अमाउंट माना हुआ है, जिसके साथ आप ऑब्वियसली यू विल कंपेयर, उस स्टैंडर्ड अमाउंट को हम क्या नाम देते हैं? यूनिट। इज इट क्लियर बेटा टू एवरीवन? Yes, sir. डेफिनेशन नोट कर रहे हैं तो जल्दी करें। लिख लिया सबने? यस सर। Yes, ठीक sir. है। अब देखिए, अब इसमें एक और एक दो और बात। यूनिट आपको समझ में आ गया, एंड देन देयर इज अ सिस्टम ऑफ यूनिट। अब वो सब लिखेंगे नहीं, बस सुनेंगे। सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट अगर मैं आपसे कहूं तो सिस्टम ऑफ यूनिट का क्या मतलब है? दैट इज द सेट ऑफ द यूनिट ऑफ ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज, बेसिकली कॉल्ड एज सिस्टम ऑफ यूनिट। फॉर एग्जांपल एसआई, तो एसआई जो ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट है कि इसके अंदर दुनिया में जितनी भी क्वांटिटीज हैं सबकी यूनिट अवेलेबल है। तो इट इज द सेट ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज। तो इट इज बेसिकली कॉल्ड एज वन सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है। इसी तरह से सीजीएस इज आल्सो कॉल्ड एज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसका मतलब क्या है कि सीजीएस में भी आपको जितनी भी क्वांटिटीज हैं उन सब की क्या मिल जाएंगे आपको? तो जितनी भी दुनिया में क्वांटिटीज हैं, पॉसिबल क्वांटिटीज, उन सब का यूनिट आपको मिल जाएगा। तो दैट इज अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसी तरह से एफपीएस एंड एमकेएस, देयर आर एक्चुअली 4 सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच द क्वांटिटीज आर मेजर्ड। एसआई, सीजीएस, एमकेएस एंड एफपीएस। इसमें स्टैंडर्ड क्या चूज किया गया है वो हर सिस्टम में अलग अलग है। जैसे 1 मीटर का मैंने मतलब समझाया, वैसे ही 1 सेंटीमीटर का एक अलग मतलब है, 1 फीट का एक अलग मतलब है, 1 माइल का एक अलग मतलब है। तो सब स्टैंडर्ड जो चूज किया गया है वो अलग अलग है, बट बेसिक मतलब क्या है? बेसिक मतलब ये कि सिस्टम ऑफ यूनिट अगर कह दिया जाए तो सिस्टम का मतलब होता है कि द सेट ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ ऑल द पॉसिबल फिजिकल क्वांटिटीज इज बेसिकली कॉल्ड एज सिस्टम ऑफ यूनिट। और इन 4 सिस्टम ऑफ यूनिट में से हम जो यहाँ पर यूज करते हैं वो हमारा एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में हम चीजों को मेजर करते हैं। हम दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट्स को फॉलो नहीं करते, जनरली फॉलो नहीं करते। ठीक है। हम जनरली किसमें चीजों को मेजर करेंगे या कौन सा यूनिट या सिस्टम ऑफ यूनिट फॉलो करते हैं? तो दैट इज एसआई। अब आपको 11th के एग्जाम में इस पूरी कहानी से 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, और वो 1 मार्क का क्वेश्चन क्या होगा कि राइट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ एसआई यूनिट। मतलब एसआई यूनिट का एडवांटेज लिखें। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एसआई यूनिट? ठीक है। तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, इसीलिए हम एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स को फॉलो करते हैं। क्या क्या एडवांटेजेस हैं? जैसे एक एडवांटेज अगर हम कहें तो इट इज रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इट इज रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। व्हाट डू वी मीन बाय दिस रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट? तो रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब है कि इट ओनली यूजेस 1 यूनिट फॉर द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। पता नहीं क्या बोले सर। मुझे एक बात बताइए, फोर्स सिर्फ एक ही टाइप का हो सकता है या बहुत सारे वैरायटी है फोर्स के? फोर्स एक ही वैरायटी का होता है या बहुत सारी डिफरेंट वैरायटी है फोर्स की? व्हाट डू यू से? डिफरेंट वैरायटीज है। डिफरेंट वैरायटीज है ना फोर्स की। फोर्स एक ही टाइप का तो नहीं होता। जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए मैं फिर से रिपीट कर दूं कि जैसे आप कहें सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फोर्स, राइट? फोर्स चाहे कोई सा भी हो, सारे फोर्स की यूनिट न्यूटन ही होती है। चाहे वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, चाहे वो फ्रिक्शनल फोर्स हो, कोई सा भी फोर्स हो, अगर वो फोर्स है तो उसकी यूनिट क्या होगी? तो सिंपली इट विल हैव 1 यूनिट एंड दैट यूनिट इज व्हाट? न्यूटन, है ना? इसी तरह से एनर्जी, चाहे कोई सी भी एनर्जी हो, किसी भी फॉर्म की एनर्जी हो, तो उन सारी एनर्जी की यूनिट एक ही होगी। एंड व्हाट इज दैट यूनिट ऑफ द एनर्जी? ठीक है, दैट इज जूल, राइट?
तो यही इसीलिए हम इसको रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं. इट इज रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट that is it follows only it follows नहीं लिखो, it has only one unit for given physical quantity. As long as energy what is there, every form of energy will have the same unit, that is joule. As long as there is a term force, so whatever be the type of force will have the same unit, that would be force, Newton. Is it clear? पहला पॉइंट सबको क्लियर हो गया, पहला एडवांटेज समझ आ गया. Yes sir. ठीक है. दूसरा यूनिट, इट इज मेट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट. ठीक है. मेट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट का क्या मतलब है? मेट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब है कि द यूनिट ऑफ एनीथिंग कैन बी रिटन एज मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स ऑफ 10. पता नहीं क्या बोले, यूनिट ऑफ एनी क्वांटिटी कैन बी रिटन एज मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स ऑफ 10. इसीलिए इसको मेट्रिक सिस्टम कहते हैं. अब इसको पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं. और जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि 1 मीटर है और उसको दूसरे क्वांटिटी दूसरे यूनिट में जाके कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 10 का स्क्वायर लिख दीजिए. ठीक है. मतलब दिस यूनिट इज बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ 10 का स्क्वायर इन अदर क्वांटिटी या अदर सिस्टम ऑफ यूनिट. ठीक है. तो ये मल्टीपल हो गया ना, 10 into 10. जैसे अगर मान लीजिए सेंटीमीटर से अगर वहां जाना होता, 1 सेंटीमीटर से मीटर में जाना होता, तो हम इसको 10/2 लिख सकते थे, 10/2 मीटर्स. ठीक है. मतलब हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, है ना. तो इसका मतलब है कि दूसरा फायदा यह है इस सिस्टम ऑफ यूनिट में कि अगर आपको किसी भी क्वांटिटी की यूनिट चेंज करनी हो ना, फ्रॉम एसआई टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट या अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट टू एसआई यूनिट, तो वो हम सिंपली चेंज कर सकते हैं बाय द मल्टीप्लाइंग दैट क्वांटिटी विथ 10 और पावर्स ऑफ 10 और by dividing that quantity with 10 or powers of 10. मतलब it is a metric system of unit, that is it can be written as, या written नहीं बल्कि it can be expressed as multiple or sub multiple of 10. ठीक है. ये मतलब है मेट्रिक सिस्टम का. एक और लिख देता हूं, इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट. मतलब ये इंग्लिश की तरह है, ऐसा समझ लो कि भाई हर कंट्री की अपनी अपनी लैंग्वेज हो सकती है जो उसकी नेशनल लैंग्वेज होगी, बट इंग्लिश को हर कंट्री एक्सेप्ट करती है. उसी तरह से ये भी है कि आपका ये हर कंट्री का अपना अपना अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जिसको वो फॉलो करते हैं. ठीक है. जैसे फ्रांस में चले जाओगे तो एफपीएस फॉलो करते हैं, वो एसआई फॉलो नहीं कर रहे होते, बट एसआई को वो फॉलो भले नहीं करते हो बट एक्सेप्ट जरूर करते हैं. ठीक है. वो ये नहीं कहते कि भाई एसआई नहीं है, एसआई में हम चीजों को मेजर करके मत भेजो मेरे यहाँ. ठीक है. तो दे ऑल्दो दे फॉलो अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट बट दे एक्सेप्ट दिस एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स. आई बात समझो. तो 1 मार्क का आपका सवाल आ सकता है कि भाई व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ एसआई यूनिट्स. तो आप ऐसे पॉइंट्स हैं वो लिख सकते हैं. भाई यहां तक क्लैरिटी आ गई? प्लीज रिस्पॉन्ड एवरीवन. Yes, sir. ये Yes, डेफिनेशन टाइप की चीजें सबको क्लियर हो गई? ठीक है. तो रेस्ट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. आज थोड़ी क्लास छोटी रखेंगे, रेस्ट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. अब वहां पर मैं आपको बताऊंगा कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स डिग्री और रेडियन डिग्री. और फिर नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट डायमेंशनल फॉर्मूला प्रोबेबली, राइट. तो बाकी डिस्कशन विल बी डन इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू ऑल. गुड नाइट. टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली. ठीक है. स्टे एट होम, बी सेफ. Thank you, sir.